क्या ये वाकई वही था जो वो दिल से चाहता था? कांग हांसू, तुम रुक क्यों गए? यू हान ने पूछा। जवाब में हांसू ने उसे एक धातु का पत्थर फेंका और समझाया, ये एक मेटल स्टोन है, ये काम आएगा, इसे रख लो। अरे, एक मिनट रुको, उसने वो एक्सप्रेशन क्यों बनाया? युआन ने जोर से सोचा। हांसू के अजीब सा चेहरा देखकर थोड़ा परेशान हो गया। अपने हाथ में पत्थर को देखते हुए युआन का शक और बढ़ गया। लेकिन जैसे पहली बार हांसू ने उनकी मदद की थी जब उसने जहाज दिलवाया था, कुछ ऐसा जो नामुमकिन लगता था, पर उसने उसे हकीकत में बदला। शायद इस बार भी वही होगा, वो सचमुच उम्मीद ला सकता है। ये सोचकर युआन का चेहरा थोड़ा सा चमक उठा। वो वापस हांसू की तरफ बढ़ा, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उन दोहराए जाने वाले ख्यालों में उलझा था। बेशक उसे इंसानियत की खातिर काम करना था, फिर भी ये सब इतना अजीब क्यों लग रहा था? जो करना है उस पर फोकस करो, हांसू ने खुद को याद दिलाया। थोड़ी देर बाद वो उस जगह की ओर भागा जहां उसने जादूगरनी सोफिया से मिलने का इंतजाम किया था। सोफिया, तुम जल्दी आ गई, सारा सामान लाई हो? सोफिया ने पीछे मुड़कर हामी भरी। सब कुछ, बस दो चीजों को छोड़कर, लेकिन मैं तैयार होकर आई हूं जस्ट इन केस। ये तो बुरा नहीं है, हांसू ने जवाब दिया। हांसू के चेहरे को देखते हुए सोफिया बोली, तुम चिंतित लग रहे हो, कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोग हमें देख रहे हैं, तुमने गौर किया? बेशक, वो क्वाड्राटस हैं, वो तुम्हें टारगेट कर रहे हैं तो मेरे पीछे भी पड़ गए हैं। उसने दांत पीसते हुए कहा, बार बार उन खतरनाक भाड़े के सैनिकों के हमलों से तंग आ चुकी थी। हंसू ने कहा, हाँ, उनसे मुलाकात हुई, कार्ल मोरेन मेरे पीछे पड़ा है। क्या? कार्ल मोरेन, बीकन स्ट्राइक टीम का लीडर? सोफिया हैरान रह गई। मैं उससे रोकता आया हूं, लेकिन वह बहुत स्किल्ड है और पीछा छोड़ने वाला नहीं, हांसू ने याद दिलाया। वो कोई आसान आदमी नहीं है, तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे अकेले नहीं झेल सकते, सोफिया ने चिंता से कहा। तो चलो साथ मिलकर काम करते हैं, हम में से एक सामान इकट्ठा करता रहेगा, दूसरा कार्ल मोरेन को लुभाने के लिए बेट बनेगा, हांसू ने सुझाव दिया। लेकिन सोफिया इस प्लान से सहमत नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता क्यों। बीकन रेड जोन की सबसे ताकतवर गिल्ड्स में से एक है, न सिर्फ उनकी तादाद ज्यादा है, बल्कि वो वेटरन सैनिकों से भरे हैं जो वहां सालों से हैं। वो जगह ताकतवर लोगों से भरी पड़ी है, कुछ तो रेड जोन से भी बाहर निकल चुके हैं, उनमें से स्ट्राइक टीम सबसे बेरहम है और कार्ल मोरेन उनका कमांडर है। तो हमें उसका सामना साथ में करना होगा। हमें अभी सामान इकट्ठा करना चाहिए जब तक उन्हें नहीं पता कि हम कहाँ हैं। जल्दी करो, सोफिया ने तुरंत कहा। दुर्भाग्य से अब थोड़ा देर हो चुकी थी। ये मुश्किल होने वाला है, मैंने वहां कुछ छोड़ा था, लेकिन मौजूदा हालात देखकर लगता है उन्होंने उसे ढूंढ लिया, हांसू ने बुदबुदाया। उसी वक्त युआन की लोकेशन पर पूरी टोली काल के हाथों हार चुकी थी। कार्ल ने छोटे से युआन के शरीर को एक हाथ से आसानी से उठा लिया और कहा, मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं, तुम्हें दर्द में मरना है या शांति से? कांग हांसू कहाँ है ये बताने के बाद बोलते हुए उसके हाथ से थोड़ा सा माना निकलने लगा। अगर युआन ने साथ नहीं दिया तो हमला करने के लिए तैयार। डर से कांपते हुए भी युआन ने हांसू को बचाने का फैसला किया। मैंने उसे आते नहीं देखा, इतने सारे लोग वो इतनी जल्दी कैसे लाया? मुझे नहीं पता वो कौन है, तुम गलत हो। ये सुनकर न जाने क्यों कार्ल ने अचानक उसे छोड़ दिया। युआन ने हाँफते हुए सांस ली, उसके फेफड़े जल रहे थे। तुम्हारा नाम युआन है ना? न्यूकमर होकर भी तुम में जरा भी समझ नहीं, कितने रूड हो। तुम्हें पता है, झूठ की एक खास स्मेल होती है, मुझे पहले से पता है कि वो यहाँ था। एरोना की ट्रैकिंग स्किल, वो मेरी स्किल है। उसने अपने सारे निशान मिटा दिए, लेकिन मैं अभी भी वो स्मेल सूंघ सकता हूं जो उसने छोड़ा। इतना कहकर उसने कागज का वो टुकड़ा निकाला जो हांसू ने ठग गियर जासू पर पहले प्लांट किया था और बोला, उसकी गलती थी कि उसने मेरे लिए जाल बिछाते हुए एक निशान छोड़ दिया। अब बात पर आते हैं, कांग हांसू कहाँ हैं? मुझे सचमुच नहीं पता, युआन ने हकलाते हुए कहा। युआन को अनजान देखकर कार्ल ने आह भरी। हाँ, तुम अभी भी झूठ की बू दे रहे हो, मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं, तुम यहीं मरोगे। इतना कहकर उसने अपना हाथ छोटे आदमी की ओर सीधा झटका, जिससे युआन डर गया। लेकिन अचानक कार्ल रुक गया और एक उत्साहित मुस्कान बिखेर दी। हा 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 हा, अब मुझे उसकी स्मेल आ रही है, वो यहाँ है। वो उस दिशा में मुड़ा जहां हांसू शांति से खड़ा था, सब कुछ देख रहा था। तो तुम ही हो जो मुझे ढूंढ रहे थे, हांसू ने शांति से कहा, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। तुम कांग हांसू हो ना? कार्ल ने फिर पूछा। हाँ, मैं ही हूं। लेकिन हांसू के बोलने से पहले ही नकाब वाले आदमी ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर जोर से पैर मारा, लेकिन हांसू का शरीर तुरंत एक ऊर्जा के झोंके में गायब हो गया। चेक, बहुत ऑब्वियस था। कार्ल ने चिड़चिड़कर जीभ चटकाई। एक मेटामॉर्फ स्टोन, एक कंज्यूमेबल रेलिक जो जिरसू के पास होना चाहिए था, लगता है वो पूरी तरह स्ट्रिप हो गया। फिर भी डिकॉय होने के बावजूद निशान बचे थे। कार्ल ने धीमी हंसी छोड़ी, खुश होकर। भले ही ये बेट हो, लेकिन मुझे पीछा करने में मजा आ रहा है, मैं उसका ट्रेल पकड़ने लगा हूं। इधर युआन हांसू की चिंता में डूबा हुआ था। वक्त तेजी से बीता और सीन एक टर्क्वाइज झील की ओर शिफ्ट हुआ, जहां क्वाड्जा की ब्रीडिंग ग्राउंड थी, जहां वह स्पॉन करते थे।
ये जगह वर्ल्ड ट्री की बाहरी जड़ों को फाड़कर बनाई गई थी और इस खोखले को न्यूट्रिएंट फ्लूइड से भरा गया था। वो फ्लूइड रिवर्स फ्लोइंग टॉक्सिन्स के ज़्यादातर टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता था। उस पल हांसू ने अपने हाथ की ओर देखा, महसूस किया कि ताकत वापस आ रही थी। वो मुस्कुराया। पहले पिया गया न्यूट्रिएंट लिक्विड काम कर रहा था, घाव भर रहे थे, भटकाव गायब हो गया था। आखिरकार दुश्मन आ ही गया। तुम आखिरकार आ ही गए, उसने धीरे से खड़े होते हुए कहा, काल की मौजूदगी को भांपते हुए। तुमने भागना छोड़ दिया। एक छोटा सा चूहा आखिरकार अपनी पूंछ दिखा ही देता है। तुम्हें मेरी शुक्रगुजार होना चाहिए, हांसू ने जवाबी हमला किया। एक ब्लड हाउंड जो ढंग से सूंघ भी नहीं सकता, मुझे खुद उसे यहां तक लाना पड़ा। कार ने हंसी छोड़ी। उसकी मुस्कान के नीचे गुस्सा उबल रहा था। तुमने क्या कहा? हाँ, इंटरेस्टिंग, वाकई इंटरेस्टिंग। ठीक है, देखते हैं कि तुम्हारी स्किल्स तुम्हारे अफवाहों से जितनी हैं या नहीं, वरना तुम मेरे पैरों तले धूल से ज्यादा कुछ नहीं होगे। नकाब वाले आदमी ने अपनी हथेलियों में 2 बैंगनी फ्लपें जगा दी। ठीक है फिर, लेकिन आज नहीं। हांसू ने पलटकर पूरी रफ्तार से दौड़ लगाई और तेजी से गायब हो गया। काल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। हरामी, मेरे सामने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत? लगता है मैं तुम्हें भागने दूंगा। दहाड़ते हुए उसने अपनी हथेली में माना इकट्ठा किया, एक ढेंस अर्जा का गोला बनाया जो जानलेवा गर्मी बिखेर रहा था। यह है फायर जेड आर्ट स्कारलेट जेड कैनन। पूरी तरह चार्ज होने पर काल ने उससे एक गोले को फास्ट बॉल की तरह हांसू की ओर फेंका। प्रोजेक्टाइल हवा में चमकता हुआ गया, लेकिन बेकार। हांसू पहले ही हवा में ऊंचा उछाल चुका था, अटैक को आसानी से चकमा दे दिया। हवा में हांसू ने तेजी से अपने स्टोरेज पाउच से कुछ बांस के बीजों की छड़ें निकाली और उन्हें पास की न्यूट्रिएंट से भरी झील में फेंक दिया। तुरंत बीज अंकुरित हो गए और पानी की सतह पर विशाल कमल के पत्ते खिल उठे। विशाल कमल के पत्तों को देखते ही हांसू तुरंत उन पर कदम रखकर झील की सतह पर दौड़ने लगा। इस ब्रीडिंग झील का टॉक्सिसिटी लेवल कम था, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रहने वाला था। बस अगर मैं अंदर घुस गया तो मैं सेफ हूं, उसने सोचा। लगता है तुम पानी में डुबकी लगाकर भाग जाओगे। बाहर आओ और मुझसे लड़ो। कार्ल ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपने हाथ उठाकर एक के बाद एक माना अटैक्स छोड़े, लेकिन उसके सारे शॉट्स मिस हो गए। हांसू पहले ही बहुत दूर निकल चुका था। निराशा में जीभ चटकाते हुए काल के पास पैदल उसका पीछा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। काल को बेट लेते देखकर हांसू मन ही मन मुस्कुराया। गुड, वो फंस गया। अब गर्टिस के बॉडी फ्लूइड में भीगी हुई तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसने प्लान बनाया। अपनी खून के साथ इसे मिलाकर गंध को इतना तेज करना था कि कुकुजा को लुभाया जा सके, खासकर अब जब उनकी ब्रीडिंग सीजन चल रही थी। इस वक्त उनके घोंसले में घुसने वाला कोई भी शख्स खतरे की तरह देखा जाता था। हांसू ने अपनी बाईं हथेली को तलवार से काटा और खून को नीचे झील में टपकने दिया। जैसा कि उम्मीद थी, पानी के नीचे रहने वाले उन भयंकर जानवरों ने घुसपैठिए की गंध को भांप लिया और एक एक करके सतह पर उभरने लगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खून से चिन्हित है या नहीं। अगर आप उनके पवित्र ब्रीडिंग टेरिटरी में कदम रखते हैं तो आप टारगेट बन जाते हैं। पलक झपकते ही जंगली सांड जैसे कुकुजा का एक झुंड झील से बाहर निकला और काल की ओर दौड़ा। फिर भी जब 1 दर्जन कुकुजा उसकी ओर झपटे, काल ने जरा भी डर नहीं दिखाया। इसके बजाय वो मुस्कुराया, हांसू के ट्रिक्स का मजाक उड़ाते हुए। बस इतना ही, लगता है तुम्हारे पास आइडियाज खत्म हो गए, उसने तंज कसा। क्या सचमुच तुम्हें लगा कि मैं इन ओवरसाइज्ड पानी के मवेशियों से डर जाऊंगा? मैं इन्हें जला दूंगा और इनकी खाल फाड़ दूंगा। हाथ हिलाते ही काल ने बैंगनी आग के गोलों की बौछार छोड़ी। चमकते हुए गोले हवा में उड़ते कुकुजा पर जबरदस्त ताकत से टकराए और उन्हें हवा में ही फोड़कर खून मांस की बारिश में बदल दिया। जब सब खत्म हुआ तो वो हांसू की ओर मुड़ा, घमंडी मुस्कान के साथ। मैंने कहा था ना, इन्हें खत्म कर दो, फिर ये कोई खतरा नहीं। और अब कांग हांसू, तुम्हारी बारी है। भागने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम मुझसे सीधे क्यों नहीं भिड़ते? ये सुनकर हांसू थोड़ा रुका और मुस्कुराया। तुम्हारी बात में दम है, उसने शांति से कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास ने काल को अचानक बेचैन कर दिया। क्यों? वो इतना शांत क्यों है? काल ने सोचा। हांसू ने सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसकी नजरें काल के गले में लटके पेंडेंट पर टिकी और उसके दिमाग में विचार दौड़ने लगे। पानी के अंदर ऑल्स ब्रेथ से ज्यादा कीमती कोई आर्टिफैक्ट नहीं। काल मॉरन निश्चित तौर पर मेरे पीछे पानी में आएगा, तो मुझे वो लाओ जो मेरा है, हांसू ने धीरे से बुदबुदाया। बोलते ही हांसू ने एक जोरदार छलांग लगाकर बड़ी झील में डुबकी लगा दी। किनारे पर काल ने तुरंत उसके पीछे छलांग नहीं लगाई। चाहे वो उसकी चालाकी थी या घमंड, वो वहां खड़ा रहा एक आत्ममुग्ध मुस्कान के साथ। ये बेवकूफ सचमुच सोचता है कि मैं पानी में उसके पीछे नहीं जाऊंगा। मैं यहीं इंतजार करूं तो उसे आखिरकार सांस लेने के लिए ऊपर आना ही होगा। लेकिन मुझे फिशिंग से ज्यादा हंटिंग पसंद है। उसने फिर से अपने हाथ उठाए, ऊर्जा के गोलों की बौछार बनाई और एक के बाद एक पानी में फेंक दिए, उम्मीद में कि हांसू को अंधे हमले से निशाना बना लेगा। सतह के नीचे विस्फोट हुए, जिससे झील में झटके की लहरें उठने लगी। डैम इट, ये बस अटैक स्पैम कर रहा है जब तक मैं ऊपर नहीं आता, हांसू ने भौएं चढ़ाते हुए सोचा। अगर मैं अब ऊपर गया तो पानी की सतह तोड़ते ही मैं भुन जाऊंगा। मैं ड्रैगन किया तकनीक यूज नहीं कर सकता। मेरा माना खत्म हो गया है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार आया हूं।
अपने सैचल में हाथ डालकर हांसू ने कुछ निकाला जो एक कसकर लिपटा फूल का कली जैसा दिखता था और बिना हिचक उसे काट लिया। यह है अलहम का एयर सैक। ये अपनी ना खुली कली में सांस लेने लायक हवा स्टोर करता है और खून के संपर्क में आने पर फट जाता है। इसके साथ मैं थोड़ा और टिक सकता हूं। जैसे ही वो सेटल होने लगा, उसके विचारों में खलल डाला। झील की गहरी गंदली गहराई से 2 कोकुजा सांड उसकी ओर पागलपन में दौड़ रहे थे। बिना घबराए हांसू ने फिर से अपने स्टोरेज पाउच में हाथ डाला और कुछ और निकाला। क्योकुजा ही इकलौते टेरिटोरियल मॉन्स्टर्स नहीं है यहाँ नीचे। यहाँ ढेर सारे एक्वाटिक बीस्ट्स हैं, इतने खतरनाक कि ये कुकुजा भी इनसे बचते हैं। जो उसने अब पकड़ा था वो था अर्वन स्टिंक ग्लैंड, एक बदनाम अंडर वाटर प्रेडेटर का बदबूदार अंग। इसकी गंध इतनी घिनौनी थी कि क्यूकुजा भी इसकी मौजूदगी से भाग जाते थे। हांसू ने अपनी मुट्ठी बंद की और ग्लैंड को अपनी पथेली में कुचल दिया, जिससे उसकी घिनौनी गंध पानी में फैल गई। पलक झपकते ही दोनों दौड़ते हुए जानवर रुक गए। उनकी आंखों में डर का भाव चमका और वो डरे हुए शिकार की तरह उल्टी दिशा में भाग आए। ये रास्ता साफ कर देगा, हांसू ने सोचा। मेटिंग सीजन में क्यूकुजा अपने न्यूट्रिएंट फ्लूइड्स में टॉक्सिन्स मिलाकर उन्हें पतला करके ब्रीडिंग झील बनाते हैं। ये सारी टनल्स आखिरकार पॉइजन सी तक ले जाती हैं। मुझे वहां पहुंचना है। अपना मन बनाकर और कोई दुश्मन नजर न आने पर हांसू तेजी से आगे बढ़ा, अंडर वाटर लैबिरिंथ में और गहराई में तैरता हुआ। इस बीच ऊपर किनारे पर काल काफी इंतजार कर चुका था। हांसू के ऊपर ना आने का कोई संकेत न देखकर उसने आखिरकार खुद डुबकी लगाने का फैसला किया। जैसे ही उसने नीचे तैरते हांसू की आकृति देखी, उसने बिना देर किए एक सर्पिल ऊर्जा का हमला सीधे उसकी ओर दाग दिया। वो यहां है, हांसू ने नोट किया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ब्लड फायर की के साथ भी पानी के अंदर ट्रैकिंग अटैक्स उतने आसान नहीं जितने दिखते। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, सर्पिल ताकत ने उसकी बांह को छू लिया, जिससे उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। उसने हांफते हुए कहा, बस छुआ, लेकिन वो इम्पैक्ट, डैमिट। फिर भी हांसू नहीं हिला। ये मेरा काउंटर अटैक करने का मौका है। दर्द को सहते हुए उसने अपने चाबुक से वार किया, सीधे नकाबपोश हमलावर की ओर निशाना साधते हुए। दुर्भाग्य से काल ने आखिरी मौके पर मुश्किल से चकमा दिया। वो हथियार, ये जरगू का रेलिक था, तो तुम हो वो जिसके पास फॉरगॉटन रेलिक ब्लेड है। वो चीज उस जैसे नौसिखिए के लिए बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिक्र मत करो, मैं उसे वापस ले लूंगा। बोलते ही कुछ अनपेक्षित हुआ। काल ने अचानक अपना गला पकड़ा, जोर से खांसते हुए उसकी आंखों में पैनिक छा गया। मैं सांस नहीं ले पा रहा। ये क्या हो रहा है? ये आर्टिफैक्ट मुझे पानी में सांस लेने देता है। अचानक उसे सच का एहसास हुआ, जैसे बिजली का झटका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी नजरें हताशा में आगे बढ़ीं और उसका सबसे बड़ा डर सच हुआ। वो पेंडेंट जो उसे पानी में सांस लेने देता था, अब उसके गले में नहीं था। हांसू ने लड़ाई के बीच में उससे अपने चाबुक से छीन लिया था। कांग हांसू, तुम भाड़ में जाओ, तुमने मेरा आर्टिफैक्ट चुरा लिया। काल की आवाज पानी में गूंजी। कीमती ऑक्सीजन जलाते हुए वो चिल्लाया। जितना वो चिल्लाता, उतनी तेजी से उसके फेफड़े खाली होते। इस बीच हांसू ने शांति से वो नेकलेस अपने गले में डाल लिया, एक आत्ममुग्ध मुस्कान के साथ। मैंने कहा था ना, वो मेरा है, उसने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा। इतना कहकर उसने अपने हथियार को चाबुक से बियर्ड फॉर्म में बदला। टानिक काल से आमने सामने भिड़ने और पानी में खून बहाने को तैयार। कांग हांसू आत्मविश्वास से मुस्कुराया। मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा। उसने अपनी तलवार उठाई और शांति से जाप किया। नुरमहा का दूसरा अधिकार, हिमरेज। पलक झपकते ही एक चमकती नीली जंजीर निकली और काल मोरेन की बाह के चारों ओर कस कर लिपट गई। इसका दबाव इतना क्रूर था कि उसकी बाह से खून बहने लगा, जैसे वो अंदर से कुचली जा रही हो। काल ने दर्द में दांत पीसे। ये कैसा बेवकूफ़ी ट्रिक है। लेकिन जैसे ही वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, खून की गंध पास के एक जानवर तक पहुंची। वो सीधे उसकी ओर झपटा। उसके जबड़े रेजर जैसे तेज दांतों से भरे थे। खतरे को भांपते हुए काल आखिरी मौके पर हट गया। डैम बॉटम फीडर, उसने धीरे से कोसा। अपने हाथ को बाहर झटककर उसने काउंटर स्ट्राइक लॉन्च किया, जिसने उस जानवर को पीछे धकेल दिया। उसने ऊपर देखा, अब पूरे हाइव के जीव अराजकता में उत्तेजित हो चुके थे। इरिटेटिंग, उसने एक जादू कास्ट किया। उसके हाथ से ऊर्जा की लहरें उठी। मैं नुकसान में हूं, अभी के लिए पीछे हटना होगा। और इतना कहकर वो शैडोज में गायब हो गया, मन ही मन सोचते हुए, घमंड मत कर कांग हांसू, ये खत्म नहीं हुआ। हांसू ने राहत की सांस ली जब उसने काल को पीछे हटते देखा। वाह, लकी था कि उसने इतनी आसानी से हार मान ली। अब वो आखिरकार वो इकट्ठा कर सकता था जिसकी उसे जरूरत थी और वहां से निकल सकता था। वो काफी इंतजार कर चुकी है। बिना एक पल गवाए हांसू ने फिशर में डुबकी लगाई और हांसू सतह की ओर तैर गया। किनारे पर एक जानी पहचानी आकृति बेचैनी से टहल रही थी, सोफिया। वो इधर उधर चहलकदमी कर रही थी, आसपास नजरें दौड़ाते हुए। ये जगह रूट सिस्टम का सबसे आखिरी सिरा, वो जगह जहां मैं पहली बार कांग हांसू से मिली थी। उसने पानी की ओर चिंतित नजरों से देखा। वो कब आएगा? मुझे तो खुद ही बीकन से भिड़ जाना चाहिए था।
बस वो ठीक हो। उसने अपनी चश्मा नर्वसली ठीक किया। सबसे जरूरी वो जहाज कहाँ है? उसने कहा था कि यहां कुछ नहीं है। 500 लोगों को ले जा सकने वाला जहाज तो निश्चित तौर पर ध्यान खींचेगा। अगर उसने जहाज को रेस्क्यू नहीं किया, अगर वो वापस नहीं लौट पाया, तो मेरे पास कोई चारा नहीं होगा। वो शायद निराश होगा, लेकिन मेरे पास वो 30 सीटों वाला जहाज तो है जो मुझे मिला था। कम से कम कुछ तो है। उसके विचारों को बीच में ही रोकते हुए उसके पीछे पानी में जोरदार हलचल हुई। एक विशाल लहर किनारे पर टकराई। वो सहज रूप से पलटी, आंखें फटी की फटी। एक विशाल जहाज पानी से बाहर निकला, जैसे कोई लेवायथन, जमीन पर छाया डालता हुआ। पानी चारों ओर छलक रहा था। उसने रिफ्लेक्स में अपने सिर के ऊपर एक बैरियर बना लिया। वो अविश्वास में देखती रही। ये कहां से आया? जहाज के ऊपर एक लंबी आकृति खड़ी थी। जस्ट इन टाइम, उसने सोचा। कोई गलती नहीं थी, ये कांग हान सू था। उसने उसे एक शांत मुस्कान दी। चढ़ जाओ, हम जा रहे हैं। कुछ देर बाद जहाज जहरीले समुद्र पर स्थिरता से तैर रहा था। सोफिया जहाज के अगले हिस्से पर खड़ी थी, दूर की ओर देखते हुए। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने सचमुच इस जहाज को पॉइजन सी में दफन कर दिया था। उसने उसे एक तिरछी नजर दी। पता नहीं तुम्हें जीनियस कहूं या इडियट। फिर जोड़ा, और इतने सारे रून से खता करने में तुम्हें कितना टाइम लगा? कांग हान सू आराम से बैठा था। उसकी बाहें रून से भरी थीं। वो मुस्कुरा रहा था। बस इतना कहता हूं कि मुझे एक दोस्त से मिले। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। हालांकि वो मदद करने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनके थैंक्स टू मेरा मैजिक अपने पीक पर है। सोफिया ने अचानक पूछा, सबसे जरूरी तुमने ये कैसे किया? हानसू ने पलक झपकी। रुको, वो किस बारे में बात कर रही थी? सोफिया ने धीरे से एक छोटा सा बीज उठाया और बोली, मैं कूची सीड्स की बात कर रही हूं। ये बीज सिर्फ लेक कुकुला के पास मिलते हैं, तो ये बेहद रेयर और मुश्किल से मिलते हैं। सिर्फ देखकर ये बताना लगभग नामुमकिन है कि ये बीज जहरीले पानी में फेंकने पर अंकुरित हो जाएंगे। तुम तो अभी अभी रेड जोन में आए हो, तो तुम्हें इकोसिस्टम के मॉन्स्टर्स के बारे में इतना कैसे पता? उसने फिर से उसकी ओर देखा। उसके दिमाग में अपनी लाइब्रेरी स्किल से देखे गए स्टैट्स घूम रहे थे। एक पहले साल के ट्रैवलर के लिए वो असामान्य रूप से हाई थे। इंप्रेसिव हाँ, लेकिन सब कुछ समझाने के लिए काफी नहीं। उसके और गहराई में जाने से पहले हानसू ने उसके विचारों को बीच में ही काट दिया। कुछ जड़ी बूटियों का बंडल उठाकर उनके इफेक्ट समझाने लगा। कैसे ये ताकत बढ़ाने या नए मटेरियल्स बनाने में यूज हो सकते हैं, किसी आइटम की पूरी पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करते हुए। उसके हाथ में एक वायल थी, जिसमें रेड जोन फॉर्मूला 1614 स्क्लेरोसिंग सोल्यूशन का स्टैट डिस्प्ले हो रहा था। सोफिया सोचती रही, ये उन एल्केमिस्ट्स की इंजेन्युइटी और क्रिएटिविटी का नतीजा है जो कभी इंसानियत की सर्वाइवल के लिए काम करते थे। कांग हानसू ने उसे देखा और कहा, मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन इसे यूज करने के ढेर सारे तरीके हैं। ये डूमफिश से डील करने के लिए एक की मटीरियल है। सोफिया ने धीरे से जवाब दिया, डूमफिश से लड़ने के लिए एक टॉक्सिन? मैंने तो इस पॉसिबिलिटी के बारे में कभी सोचा भी नहीं, और मेरी लाइब्रेरी स्किल के बाद भी मैंने पहली नजर में इस फॉर्मूला को नहीं पहचाना। कांग हानसू, तुम क्या छिपा रहे हो? वो हल्के से मुस्कुराया और नजरें फेर लीं। मैं तुमसे भी यही सवाल पूछ सकता हूं। 7 रेट्स, तुम्हें किसी को अपनी पोजीशन गार्ड करने की जरूरत का असली कारण डूमफिश है ना? वो चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? हानसू धीरे से खड़ा हो गया। लेकिन अभी इस बारे में बात करने का टाइम नहीं है। वो आ गया है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, शांत पानी की सतह पर लहरें उठने लगीं और फिर 2 विशाल स्केल सतह तोड़कर बाहर आ गए। ये था डिवोर फिश, डूमफिश। हाथ बांधे उसने शांति से पूछा, तुम्हें अंदर का रास्ता पता है ना? बिना हिचकिचाए उसने जवाब दिया, हाँ, जब तक कुछ गलत ना हो हम इसके गलफड़ों से अंदर जा सकते हैं। उसने पीछे की ओर देखा। बाकी लोग भी जल्दी यहां होंगे। हानसू ने उसकी ओर मुड़कर अपनी आवाज को दृढ़ करते हुए कहा, इस पॉइंट से तुम्हें मेरे हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। कोई सवाल नहीं। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा। सोफिया ने उतनी ही दृढ़ता से जवाब दिया, फिक्र मत करो, मैं बोझ नहीं बनूंगी। जब तक हम डूमफिश को मार डालते हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी मेरे लिए मायने नहीं रखती। मेरा एकमात्र गोल इसे खत्म करना है। यही कारण है कि मैंने तुम्हारे साथ टीम बनाई। तुमने सही चॉइस की। फिक्र मत करो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। अपने दिमाग में कांग हानसू ने सोचा, यहीं से शुरुआत होती है। मैं रेड जोन से सब कुछ बदलना शुरू करूंगा, अपनी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की नींव रखते हुए। दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मुझे इस बार सफल होना होगा। जब कांग हानसू और सोफिया चुपचाप समुद्र पर तैर रहे थे, अचानक खतरा आया। दर्जनों भाले सीधे उनकी नाव की ओर आए। टकराव से जहाज जोर से हिल गया। सोफिया चिल्लाई, हल ने सीधा हिट लिया, इस रेट से हम डूब जाएंगे। इसी बीच दूसरी ओर काल मोरेन, जिसने कांग हानसू के जहाज पर हमला किया था, ने रेलिंग पर बूट रखा और तंज कसा।
ये चूहे, लगता है इन्होंने एक बहुत डिसेंट जहाज छिपा रखा है। वो विजयी मुस्कान के साथ हंसा और आदेश दिया, रेचल, बाकी सब लाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल वेपन तैयार किया है। उसने आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुराया और एंटिसिपेशन में कहा, देखते हैं तुम्हारा जहाज कितना प्रेशर झेल सकता है। इतना कहकर उसने सिग्नल दिया और तेज लोहे के भाले कांगहानसू के जहाज की ओर दागे गए। सोफिया चिल्लाई, हमें अब जवाबी हमला करना होगा, लेकिन हानसू ने उसे अपने सामने हाथ फैलाकर रोक दिया। रुको! उसने अविश्वास में उसकी ओर देखा। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अगर हम और देर कर गए तो हम नहीं बचेंगे। भले ही ये जहाज एंशिएंट्स ने बनाया हो, ये पहले ही डैमेज ले चुका है। अभी हम सिर्फ कूची सीट से उगने वाले पत्तों की वजह से तैर रहे हैं। अगर एक और हिट लिया तो। हानसू ने शांति से उसे काटा। डूमफिश मैजिक के प्रति बेहद सेंसिटिव है। एक सिंगल स्ट्राइक जो हमारी नाव को डुबाने के लिए काफी हो, वो इसका ध्यान भी नहीं खींचेगा। तुम ये भी उतनी ही अच्छी तरह से जानती हो जितना मैं। ये सिर्फ मैजिक या स्किल्स पर ही रिएक्ट करता है, मन ही मन। वर्ल्ड ट्री के अंदर की मैजिकल फोर्स ही इसे इतना सेंसिटिव बनाती है। इसके पास छोटी सी भी हलचल का मतलब तुरंत मौत हो सकता है। वो जोर से बोला, हाँ, हम अभी नुकसान में हैं। सोफिया ने तुरंत पूछा, तो हम क्या करें? लेकिन पूछते ही उसे शक हुआ, मैं यहां तक सिर्फ बेकार रहने के लिए नहीं आई, क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? उसी समय हानसू ने अपनी साइड के पाउच में हाथ डाला। फिक्र मत करो, जब मैंने कहा कि हम नुकसान में हैं, मेरा मतलब था कि हमारे पास दूर के दुश्मनों से डील करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है बिना स्किल्स यूज किए। अगर हम खुद नहीं कर सकते तो मदद क्यों ना बुलाएं? उसने जोड़ा। सोफिया चौंक गई। वो एक और आर्टिफैक्ट यूज कर रहा है? उसने सोचा, आंखें फटी की फटी। फिर उसने सावधानी से पूछा, क्या मुझे एक डिकॉय बनाना चाहिए? लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, उसने धीरे से जवाब दिया, हमें बस थोड़ा और टिकना होगा। उसकी आंखें चमकी जब उसने नजरें फेरी। एक चालाक मुस्कान उसके होंठों पर उभरी। तो क्यों ना हम फिशिंग ट्राई करें? उसने कहा और उसे कुछ थमा दिया। कुछ देखते ही सोफिया के चेहरे पर तुरंत चमक आ गई। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम पर भरोसा करूंगी। चलो ये करते हैं। उधर कार्ल मोरेन को उनके प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे पूरा यकीन था कि वो हार के कगार पर हैं। उसने अंधेरे में हंसते हुए कहा, वो जहाज जल्द ही समुद्र की तलहटी में आराम करेगा। लगता है वो बंदा इतना तगड़ा नहीं था जितना दिखता था। उसने एक और ऑर्डर दिया, बाकी के सारे भाले निकालो, मैं खुद उसे समुद्र में फेंक दूंगा। तभी उसका एक आदमी चांग बोला, सीरियसली वो दोनों आखिर इतने टाइम से कर क्या रहे हैं? कांग हानसू के जहाज पर वो दोनों कार्गो क्रेट्स को समुद्र में फेंक रहे थे। चांग देखता रहा और बोला, अरे ये लोग समुद्र में सामान फेंक रहे हैं, क्या ये कोई ट्रैप है? कार्ल मोरेन ने हंसकर मजाक उड़ाया, पॉइंटलेस, उन क्रेट्स को तबाह कर दो, जो भी हमारे रास्ते में आए उसे चकनाचूर कर दो। उसकी क्रू ने जवाब दिया, यस कमांडर, और हमला शुरू कर दिया। हांसू के साइड पर उसने सोफिया को भरोसा दिलाया, बस थोड़ा और सब्र करो। एक एक करके कार्ल मोरेन की फोर्सेस ने क्रेट्स को नष्ट कर दिया, लेकिन हांसू की आंखों में चमक थी। इसने बेट ले लिया है। अचानक पानी नीचे से कांपने लगा, पहले हल्का हल्का, फिर तेजी से। कार्ल मोरेन की क्रू में दहशत फैल गई। क्रेकन! जहाज पर मौजूद लोग डर से कांपने लगे जब क्रेकन के विशाल टेंटिकल्स ने जहाज को चारों ओर से घेर लिया। हम घिल गए हैं, ये हमारा पीछा कर रहा है। वो राक्षसी जीव समुद्र की गहराई से उभरा। उसका विशाल सिर पानी की सतह को चीरता हुआ ऊपर आया और अपने टेंटिकल से हर रास्ते को बंद कर दिया। जहाज पूरी तरह से घिर चुका था। कार्ल मोरेन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। क्रेकन, ये आमतौर पर ऐसे सामने नहीं आता। जंगू ने तुरंत जवाब दिया, अगर हम जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो डूमफिश समुद्र की तलहटी में गोता लगा देगी। हमें इसके गलफड़ों में घुसना होगा, वरना हम कांग हांसू को खो देंगे। तभी रेचल ने अपनी तलवार निकाली और दृढ़ता से बोली, यहां सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने क्रेकन के टेंटिकल्स को सर्जिकल प्रिसीजन के साथ काटना शुरू कर दिया। वो राक्षस गुस्से और दर्द से चीख उठा, अपने टेंटिकल्स को जोर जोर से हिलाने लगा। कार्ल मोरेन हाथ बांधे खड़ा रहा, दूर नजरें गड़ाए हुए। रेचल, अगर तुम तैयार हो तो चलो, हमने काफी टाइम वेस्ट कर लिया। रेचल ने सम्मान से सिर झुकाया, यस सर, अंडरस्टूड। फिर कार्ल जंगू के पास गया और उसका सिर पकड़ लिया। जोनिंग आउट करना बंद करो, फोकस करो और रास्ता दिखाओ। उसने सोचा, क्रेकन का अचानक सामने आना कोई इत्तेफाक नहीं है, तो कांग हांसू वाकई आखिरी दम तक गंदे ट्रिक्स पर भरोसा करेगा। तभी एक आवाज गूंजी, डूमफिश डाइव कर रही है, पकड़ो टाइट। जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, उस जीव के नीचे उतरने के साथ। कार्ल ने लगभग खुद से बड़बड़ाया, स्ट्रेंज, पानी के नीचे भी गलफड़े पूरी तरह से सूखे हैं। जंगू पसीने से तरबतर नर्वसली बोला, ये इसलिए है क्योंकि डूमफिश के अंदर कोई रहस्यमय एनर्जी है, देखो। वो अब एक टनल जैसी जगह पर नौकायान कर रहे थे, जो डूमफिश के गलफड़ों के अंदर थी। कार्ल ने पूछा, तो हमें बस इस रास्ते को फॉलो करना है, राइट? जंगू ने चिढ़कर जवाब दिया, तुम बार बार क्यों पूछते हो? बस रास्ता फॉलो करो, हम वहां पहुंच जाएंगे। वो बड़ा मांसल दीवार जो गेट की तरह है, वो बंद होने से पहले शिफ्ट करेगा, बस अलर्ट रहो, सब ठीक होगा। तभी पीछे से रेचल ने शांत सम्मान से कहा, कमांडर कार्ल मोरेन, शायद कांग हांसू का पीछा करने की बजाय हमें इस एक्सपीडिशन के असली गोल पर फोकस करना चाहिए। सबने उसकी ओर देखा। उसने आगे कहा, आप अच्छे से जानते हैं कि हमें क्वाड्रेटस के लिए प्रॉमिसिंग ट्रैवलर्स को रिक्रूट करना है।
कार्ल ने रेलिंग पर जोर से हाथ मारा। मुझे पता है, जल्दबाजी मत करो। वैसे भी जब तक हम डूमफिश के अंदर हैं, मैं जब चाहूं बाहर नहीं निकल सकता। और तुम्हें क्या लगता है, बिना गाइड के वो क्या कर सकता है? अगर हमने उसकी लाश भी ना मिली तो वो अपने आप में मिराकल होगा। डूमफिश के शरीर के अंदर इसका पेट एक अलग डायमेंशन जैसा था, एक अलग स्पेस, जहां वो सब कुछ जो इसने निगला था एक विशाल आइलैंड में मर्ज हो गया था। ये किसी डंजन से कम नहीं लगता था। कार्ल मोरेन और उसकी टीम उस अजीब आइलैंड पर उतर चुके थे। उसने भौवें चढ़ाईं और सोचा, यहाँ की मैजिकल एनर्जी टेढ़ी मेढ़ी है, ट्रैकिंग को और मुश्किल कर रही है। लेकिन उनके सामने दूर में एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। कार्ल ने आंखें सिकोड़ी। मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं। उसके पीछे उसकी क्रू बेचैनी से बड़बड़ाने लगी। देखो इसे, क्वाड्रेटस तो बस टूटे फूटे जहाजों और आधे पचे शवों से भरा है। क्या हमें इसके लिए इतना पे करना पड़ा? जंगू ने कॉन्फिडेंटली आगे कदम बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। लगता है तुम लोग अभी तक नहीं समझे। ये शानदार जगह डूमफिश की देन है। ये है हाईलाइट। उसने ड्रामेटिकली चारों ओर इशारा किया। डूमफिश ने जो एकमात्र चीज पूरी तरह से अब्सॉर्ब की है वो है वर्ल्ड ट्री का प्लेसेंटा। इस जगह में एल्फेनहाइम के अवशेष हैं, वो प्राणी जिन्होंने वर्ल्ड ट्री को बनाया था। डूमफिश के अंदर छिपा एक थकारा। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने एक धूल भरी नेकलेस निकाली और सबके सामने ऊंची कर ली। सोचो, अगर अनगिनत लोग यहाँ दफन हुए तो उनके पास मौजूद आर्टिफैक्ट्स का क्या हुआ होगा? उसने नेकलेस को और जोर से पकड़ा, फिर बोला। उसकी आवाज में यकीन भरा था। मैं इस नर्क में सिर्फ इसलिए जिंदा हूं क्योंकि मुझे यहाँ ये मिला। अब बताओ, क्या तुम्हें पावर की चाहत है? अगर तुम डूमफिश और क्वाड्रेटस की सर्विस करने को तैयार हो तो तुम्हारी सबसे गहरी इच्छाएं हकीकत बन जाएंगी। उसके शब्दों ने भीड़ पर जादू सा कर दिया। एक एक करके उनके चेहरों पर लालच भरी मुस्कानें फैलने लगीं। उनकी आंखें महत्वाकांक्षा और लालसा से चमक उठीं। जंगू ने और जोश से कहा, क्वाड्रेटस के लिए अपनी आवाजें बुलंद करो, डूमफिश के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद अर्पित करो। क्वाड्रेटस तुम सबका स्वागत करता है। फिर गंभीरता से उसने चेतावनी दी, कोई भी ऑफेंसिव स्किल्स यूज मत करना और जोर की आवाजें मत निकालना। अगर हमें सुन लिया गया तो हम पर अटैक हो जाएगा। अपने स्पीच में डूबा हुआ उसने पीछे से आते किसी को नोटिस नहीं किया। बस क्वाड्रेटस की गाइडेंस फॉलो करो और तुम यहाँ सब कुछ शांति से एंजॉय कर सकते हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, जोर की आवाजें यानी क्या? जंगू ने बेफिक्री से जवाब दिया, कोई टेंशन की बात नहीं, सिर्फ एक्सप्लोजन जैसी चीजें उन्हें ट्रिगर करती हैं। उसके पीछे कांग हांसू ने हल्के से मुस्कुराया। एक्सप्लोजन? हाँ, राइट ऑन क्यू। पास के एक जहाज के नीचे से बर्फ के विशाल टुकड़े फट पड़े। उस धमाके की गूंज हवा में फैल गई। शॉकवेव ने कई लोगों को उनके पैरों से उड़ा दिया। कांग हांसू की हल्की मुस्कान एक स्मर्क में बदल गई। परफेक्ट टाइमिंग सोफिया। जंगू के चेहरे पर पैनिक फैल गया। नहीं नहीं, ये बहुत बुरा है। कार्ल मोरेन ने कांग हांसू की ओर मुड़कर उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। तुम कांग हांसू? फिर उसने तंज किया, तो तुम इतनी दूर सिर्फ मेरे हाथों मरने आए हो? एक्सलेंट। उसने जंगू की ओर देखकर चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? रास्ते से हटो। लेकिन जंगू कांप रहा था। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। डैम इट, वो हिल रहे हैं। जैसे ही उसने ये कहा, प्राचीन तलवारों से लैस स्केलेटल वॉरियर्स चारों ओर दिखने लगे। उनकी आंखें खतरनाक रोशनी से चमक रही थीं और वो धीरे धीरे साफ तौर पर दुश्मनी के साथ आगे बढ़ रहे थे। वो आ गए हैं, जंगू ने कांपती हुई आवाज में कहा। ग्लेडेरियन की शापित आदमी, एल्फेनहाइम के नाइट्स, वो जो कभी डूमफिश को खत्म करने भेजे गए थे, घोष नाइट्स। कोई फुसफुसाया, वो हमें टारगेट कर रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं। पैनिक फैल गया। किसी और ने चिल्लाकर कहा, उसने कहा था कि हमें बस डूमफिश के अंदर से आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे करने हैं। किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। तभी एक जोरदार धमाका हवा को चीरता हुआ गूंजा। करीब और करीब। क्वाड्रस तेजी से अपनी बढ़त खो रहा था। कार्ल मोरेन ने जोर से चिल्लाया, हमला करो, उन शापित आत्माओं को नष्ट कर दो। हाँ कमांडर, उसके आदमियों ने एक स्वर में जवाब दिया। वे आगे बढ़े, उन कंकाल योद्धाओं के साथ भिड़ गए। कार्ल ने अपनी शक्ति को सन्नादित किया, अपनी हथेली में ऊर्जा इकट्ठा की और फिर एक प्रचंड अग्नि विस्फोट छोड़ा। इस विस्फोट ने मरे हुए योद्धाओं की एक लहर को भस्म कर दिया। हवा में जली हुई हड्डियां बिखर गईं। विस्फोट के बाद कंकालों के अवशेष जमीन पर चारों ओर बिखरे पड़े थे। हर्षोल्लास की आवाजें गूंजीं। हर कोई उत्साह से भरा था। ये है बीकन का नया असॉल्ट कमांडर। उसने इतनी आसानी से सबको खत्म कर दिया। लेकिन उनके पीछे जंगू खड़ा था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। नहीं, ये इतने आसान नहीं है। जैसा कि उसे डर था, हड्डियां हिलने लगीं। खोपड़ियां फिर से रीढ़ की हड्डियों से जुड़ गईं। अंग अकाकृतिक रूप से हिलने लगे और कंकाल फिर से खड़े हो गए, हमला करने के लिए तैयार। जंगू का चेहरा अविश्वास में जमा हुआ था। ये इस जगह के रक्षक हैं, डूम फिश के संरक्षक। इनके पास शापित शरीर हैं जो अनंत काल तक लड़ सकते हैं। जब तक डूम फिश जीवित है, ये बार बार उठते रहेंगे। चारों ओर घबराहट की चीखें गूंजी। रुको, नहीं, कोई मदद करो। कार्ल मोरेन ने इस अराजकता के बीच दहाड़ते हुए कहा, पीछे मत हटो मूर्खों, अपनी जगह पर डटे रहो। लेकिन जैसे ही वो आदेश दे रहा था, कार्ल ने भागने की ओर रुख किया। उसके दिमाग में विचार दौड़ रहे थे। ये क्या शर्मिंदगी है, लेकिन मैं यहां अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। मुझे इस मौके का फायदा उठाकर भागना होगा। अचानक उसे एक बात का एहसास हुआ। रुको, कांग हांसू कहाँ है? उसने ये सारी अराजकता मचाई और अब वो गायब है। अगर वो उसी वजह से यहां आया था जिस वजह से वो औरत सोफिया आई थी।
इधर दूसरी तरफ कांग हांसू तेजी से दौड़ रहा था, मांस और हड्डियों के घुमावदार गलियारों से गुजरते हुए। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा केलियन ने कहा था, उसने सोचा। घोस्ट नाइट्स जो डूमफिश की पहली रक्षा पंक्ति हैं, उन्हें व्यस्त रखो। मैंने वो काम सोफिया को सौंप दिया। मैंने अपना हिस्सा पूरा कर लिया। अब अगला महत्वपूर्ण कदम, वो कदम डूमफिश का कोर। डूमफिश की बाहरी परत सभी हमलों के लिए अभेद्य है, लेकिन इसका कोर, वो दूसरी कहानी है। कांग हांसू ने अपनी तलवार निकाली। इसे मारने का सिर्फ एक तरीका है, उसने बुदबुदाया, और वो है ये। इतना कहकर वो ऊपर की ओर उछला, आंतरिक गर्भागृह की ओर, लेकिन नीचे से। एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, कांग हांसू। जंगसू ने उसके पास एक शक्तिशाली विस्फोटक फेंका। कांग हांसू ने तुरंत प्रतिक्रिया की, हवा में ही उसका जवाब दिया। फिर उसी गति का उपयोग करते हुए वो जंगसू की ओर नीचे की ओर झपटा। फिर से तुम? हाँ। कांग हांसू नीचे उतरा, उस आदमी को जमीन पर पटकते हुए। उसकी तलवार जंगसू के पेट में घुसी। पिछली बार का मजा काफी नहीं था क्या? लेकिन अचानक जंगसू ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ ली। उसकी हथेलियों से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। मुझे अब सब पता है। अविश्वसनीय। तुम डूमफिश के कोर के पीछे हो, है ना? उस औरत सोफिया ने तुम्हें भेजा है ना? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कार्ल मोरेन तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन अचानक वो चिल्लाया, जो कोई भी डूमफिश को अपवित्र करने की हिम्मत करता है उसे मरना होगा। चैंग, सुनिश्चित करो कि ये भाग ना पाए। पीछे से चैंग ने अपना धनुष उठाया और कांग हांसू पर निशाना साधा। मैंने इसे लॉक कर लिया है, इस बार अलग होगा। ठिप, तीर छूटा। चैंग ने चिल्लाया, बुलजाई। जंगसू ने तंज कसा, तुम कुछ खास नहीं हो कांग हांसू। लेकिन फिर उसका चेहरा बदल गया। कुछ ठीक नहीं था। यहां तक कि चैंग की आंखें भी अविश्वास में फैल गईं। क्या? ये क्या है? कांग हांसू बिना किसी चोट के खड़ा था। जहां तीर को उसे भेदना चाहिए था, वहां एक चमकती हुई प्रतिरक्षा परत झिलमिलाई। चैंग हाफा, इसे एक खरोंच भी नहीं आई। कांग हांसू की गर्दन पर आवरण के टुकड़े उभरने लगे, चमकते हुए खंडों में बनते हुए। उसके शरीर पर सुनहरी बिजली की एक लहर दौड़ गई। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, एक शक्तिशाली ड्रैगन प्रकार की ऊर्जा कला। चैंग की आंखें अविश्वास में और चौड़ी हो गईं। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। वो तीर इतना शक्तिशाली था कि ये कुकुजा को एक ही शॉट में भेद सकता था। जंगसू भी उतना ही हैरान था। ये ड्रैगन रेस की ऊर्जा कला है, जो मैंने पहले देखी थी, लेकिन अब ये कहीं ज्यादा मजबूत है। इतने कम समय में इसने इतना सुधार कर लिया। चैंग ने फिर से अपना धनुष तान लिया। अगर एक शॉट काफी नहीं था, तो मैं तब तक शॉट मारता रहूंगा जब तक काम ना हो जाए। कांग हांसू ने तंज कसा, भले ही तुम मेरी जान बख्श दो, अगर तुम मुझे जाने देने के मूड में नहीं हो तो मुझसे भी दया की उम्मीद मत करना। उसने अपनी हथेली में ऊर्जा केंद्रित की। पहली बार जब मैंने इस तकनीक का इस्तेमाल किया था, तब ये मेरी माना को बहुत जल्दी खत्म कर देती थी, लेकिन अब मैंने उसे ठीक कर लिया है। उसकी पुतलियां स्लिट्स में तेज हो गईं। इस बार मैं दया नहीं दिखाऊंगा। युद्ध मैदान में अराजकता फैल गई। खोपड़ियां पैरों तले कुचल दी गईं, हड्डियां बिखर गईं और टूट गईं। कार्ल मोरेन ने आदेश दिया, रुकना नहीं, आक्रमण करते रहो, इन्हें पुनर्जनन का समय मत दो। एक योद्धा जो दुश्मनों से जूझ रहा था चिल्लाया, इनका पुनर्जनन तेज हो रहा है, हम इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। एक जलती हुई खोपड़ी नीली आग में लिपटी हुई उनकी ओर लपकी। काल ने अपने जबड़े कस लिए। कमबख्त, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी स्टेमिना और माना खत्म हो जाएगी। हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो बार बार वापस आता है। हम हमेशा नुकसान में हैं। कांग हांसू, तुमने डूमफिश को इस तरह इस्तेमाल करने का आइडिया कैसे सोचा? वो पीछे की घबराई हुई भीड़ को एकजुट करने के लिए मुड़ा। अगर हम यहां मर गए तो हम बाकियों की तरह खत्म हो जाएंगे। हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। उस पंख का उपयोग करो जो हम लाए थे। जैसे ही पंख सामने आए, सिस्टम ने नया डेटा दिखाया। वर्ल्ड ट्री फेदर, उपयोग करने योग्य। वर्ल्ड ट्री से गिरी हुई पत्ती का एक टुकड़ा, अत्यंत दुर्लभ। उपयोग करने पर उपयोगकर्ता और आसपास के सहयोगियों के लिए आपातकालीन निकासी शुरू करता है। एक काले बालों वाले आदमी ने पंख को कसकर पकड़ा और घबराते हुए चिल्लाया, इसका कोई फायदा नहीं है, हमने पहले ही कोशिश की थी, यह एक्टिवेट नहीं होगा। सोफिया शांति से आगे बढ़ी। बेकार, तुम डूमफिश के पेट से इतनी आसानी से नहीं भाग सकते, उसने बिना परेशान हुए समझाया। यही बात एल्फिनहाइम के फैंटम नाइट्स पर लागू होती है। इस जगह में ये अमर हैं, इस जानवर के अंदर इन्हें मारा नहीं जा सकता। कार्ल मोरेन की आवाज गुस्से से फट पड़ी जब उसने उसे देखा। तू 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 क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे काम में दखल देने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अगर 7 फैंटम्स में से किसी को इस बारे में पता चला? सोफिया ने उसकी बात काटते हुए एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि जिन्होंने मुझे अकेले डूमफिश को मारने के लिए तड़पते देखा, वो सिर्फ तुम्हारे लिए उंगली उठाएंगे?
उसके शब्दों ने कार्ल के समूह को हिला दिया, उनका विश्वास डगमगाया। उसने आगे कहा, रोने की बजाय क्यों ना भागने का तरीका निकालो, यहां कम्युनिकेशन वैसे भी बेकार है। कार्ल ने दांत पीसे, उसके हर शब्द ने और गहरी चोट की। जियो या मरो, बाहर कोई नहीं जानता। सोफिया ने एक चमकता हुआ जादुई वृत्त बुलाया। मैं तुम्हें एक आखिरी तोहफा देती हूं। आखिरकार मुझे सारी जानकारी मिल गई है जो मुझे चाहिए थी। कार्ल ने तंज कसा। लगता है किसी रुकी ब्रैड के साथ घूमने से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं बीकन का असॉल्ट कमांडर हूं। मुझे रेड जोन मैनेज करने के लिए चुना गया था। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी हथेली में एक गहरी गरजती हुई काली ऊर्जा की गोली बनने लगी। एक झटके में कार्ल मोरेन सोफिया की ओर झपटा। तुम 7 फैंटम्स में से सबसे निचली, मैं तुमसे पूरे दिन लड़ सकता हूं। सोफिया के जादुई पत्थर उसके चारों ओर चक्कर काटने लगे, कार्ल पर घातक बल से प्रहार करते हुए। लेकिन कार्ल ने तिरस्कार के साथ जवाब दिया, तुम सामने खड़े टारगेट पर भी निशाना नहीं लगा सकती। 7 फैंटम्स के लिए कितनी शर्मिंदगी। सोफिया के पीछे का जादुई वृत्त टुकड़ों में टुकड़े हो गया। उसने अपना चेहरा ढक लिया जैसे ही कार्ल की पर्पल ऊर्जा की गोली उसकी ओर लपकी। हवा में एक विशाल विस्फोट हुआ, लेकिन जब धुआं छटा तो सोफिया वहां पूरी तरह सुरक्षित खड़ी थी। मैं तुम पर निशाना नहीं लगा रही थी, उसने कहा। सोफिया ने ठंडे स्वर में कहा। कार्ल का चेहरा विकृत हो गया। उसे महसूस हुआ, एक कंपन। भीड़ में चिंता भरी फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये क्या है? डूमफिश के पेट के अंदर भूकंप? घबराहट तेजी से फैल गई। कमांडर, प्रवेश द्वार, पेट बंद हो रहा है। सोफिया की आवाज शांत थी, हालांकि उसमें थोड़ी थकान की झलक थी। मैं समय खरीद रही थी, अपनी लाइब्रेरी स्किल का इस्तेमाल करके गलफड़ों को बंद करने का रास्ता ढूंढ रही थी। कार्ल की आंखें उसके शब्दों को समझते ही भय से फैल गईं। उसने अपना हिस्सा पूरा कर लिया था। वो गुस्से में चिल्लाया, तू? लेकिन सोफिया बस मुड़ी और चली गई। उम्मीद है ये हमारी आखिरी मुलाकात है। कार्ल अपने गुस्से से बाहर निकला और अपने सैनिकों पर चिल्लाया, किसका इंतजार कर रहे हो? ट्रांसपोर्ट तैयार करो, हमें अभी यहां से निकलना होगा। रेचल ने तनाव भरे चेहरे से जहाज की ओर देखा। कार्ल ने उसकी बात काटी, क्वाड्रस कहाँ है? जंगू क्या कर रहा है? लानत है, उसे निकासी की अगुवाई करनी चाहिए थी। रेचल की आवाज गंभीर थी। फैंटम नाइट्स फिर से बाढ़ की तरह आ रहे हैं। कार्ल ने अपने जबड़े कस लिए और आदेश देने लगा, जब हम गलफड़ों तक पहुंचेंगे वे फिर से खुल जाएंगे। तब तक डटे रहो। रेचल, हमें कवर दो, हमें सांस लेने की जगह चाहिए। रेचल ने घबराते हुए सिर हिलाया। हाँ सर। कार्ल की आंखें गुस्से से जल रही थीं। सोफिया, मैं कसम खाता हूं, जैसे ही मैं यहां से निकलूंगा तुम्हें पछतावा होगा। उसके चारों ओर आग की लपटें घूमने लगी, क्योंकि उसने अपनी टेक्निक सक्रिय की, फायरी जेट ची फ्यूरी जेट टेक्निक। आग का एक भंवर बाहर की ओर फटा। उसकी शक्ति फैंटम नाइट्स को तूफान की तरह चीरती हुई। उसने अपनी आवाज बुलंद की, हमले की अगुवाई करते हुए, मेरे पीछे आओ। लेकिन कुछ ही कदमों के बाद सभी अचानक रुक गए। उनके सामने रास्ता रोकते हुए कांग हांसू खड़ा था। कार्ल मोरेन की आवाज अविश्वास में गूंजी, तू मेरे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करता है? कांग हांसू शांत भाव से जंगसू को कॉलर से पकड़े हुए आगे खींच रहा था। मानता हूं ये थोड़ा विलन जैसा एंट्रेंस लग रहा है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने जंगसू के लटके हुए शरीर को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन तो क्या? उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं जो भी कहूं तुम वैसे भी कभी सुनते नहीं। कार्ल मोरेन गुस्से से कांप उठा। तू घमंडी हरामी, तू एक पागल कुत्ता है जो डर को जानता ही नहीं। उसने अपना हाथ उठाया और ऐलान किया, मैं तुझे जिंदा पकड़ने वाला था, बिना चोट पहुंचाए, लेकिन अब भूल जाओ, मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन कांग हांसू ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो सीधे कार्ल की ओर झपटा, एक हाथ से उसके सिर को पकड़ने की कोशिश करते हुए, अब और शब्दों की जरूरत नहीं, उसने बुदबुदाया। कांग हांसू की तलवार से एक क्रूर वार कार्ल के सिर की ओर आया। ये प्रहार इतना जोरदार था कि कार्ल को जमीन पर पटक दिया, एक अग्लुषितिन धमाके के साथ। पास खड़ी रेचल ने घबराहट में चीख मारी, कमांडर! कार्ल के दिमाग में विचारों का भवंडर उठा। उसने मुझे पीछे ढकेल दिया। इतने समय तक भागने के बावजूद क्या वो क्वाड्रस रून्स को अवशोषित करके इतना ताकतवर हो गया है? अपनी हथेली में एक पत्थर का टुकड़ा कसकर पकड़ते हुए कार्ल ने दांत पीसे। नहीं, भले ही ये सच हो, इसके पास कोई मौका नहीं है। वो गुराया, सचमुच लगता है कि तूने उनके रून्स अवशोषित करके मुझे चुनौती दे दी है। मैं तुझे कुचल दूंगा और वो हॉल की सांस जो तूने मुझसे चुराई उसे वापस लूंगा। रेचल उनकी ओर दौड़ी। कमांडर कार्ल, हमें मदद करने दो। लेकिन कार्ल ने उसे कठोरता से टोक दिया, हट जाओ। क्या तुम्हें लगता है मैं इतना कमजोर हूं कि मुझे इसकी सजा देने के लिए मदद चाहिए? जवाब का इंतजार किए बिना वो फिर से लड़ाई में कूद पड़ा। जाओ, फैंटम नाइट्स को रोकने की कोशिश करो। रेचल ने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया, समझा, हम उन्हें संभाल लेंगे। कार्ल की आंखें गुस्से से जल रही थीं। सोफिया, मैं कसम खाता हूं, जैसे ही मैं यहां से निकलूंगा तुम्हें पछतावा होगा। उसके चारों ओर आग की लपटें घूमने लगी, क्योंकि उसने अपनी तकनीक सक्रिय की, फायरी जेट ची फ्यूरी जेट टेक्निक। आग का एक भंवर बाहर की ओर फटा। उसकी शक्ति फैंटम नाइट्स को तूफान की तरह चीरती हुई। उसने अपनी आवाज बुलंद की, हमले की अगुवाई करते हुए, चिंता मत करो, मैं यहां सब कुछ साफ करने की योजना बना रहा हूं।
गुस्से से भड़कते हुए कार्ल ने दहाड़ा, तू एक नवजात पिल्ला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनकी तलवारें हवा में टकराईं, एक तीखी मेटालिक चीख गूंजी। काल का एक निर्णायक प्रहार इतना तेज और भारी था कि कांग हांसू उसे चकमा नहीं दे सका। वो एक घुटने पर गिर गया, आक्रमण का पूरा जोर झेलते हुए। उसे लड़खड़ाते देख काल ने ताना कसा, इतनी बड़ी बड़ी बातें और बस इतना ही तेरा दम। कांग हांसू ने दांत पीसे जवाब देने से इनकार कर दिया। काल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं जानता था तू मुझसे ज्यादा ताकतवर हो ही नहीं सकता। किसी अनुभवहीन बच्चे से मैं हारूं ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी तलवारें फिर टकराईं, चिंगारियां उड़ने लगीं। काल के प्रहारों का वजन कांग हांसू को हर टक्कर के साथ जमीन में और गहरा धंसा रहा था। अपनी तलवार उठाकर उसने इसे खत्म करने की तैयारी की। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी तलवार कांग हांसू के शरीर में पैर वेस्ट हो गई। काल ने ठहाका लगाया, मूर्ख, अगर तूने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता, मेरे अधीन हो गया होता, तो तू अपनी जान बचा सकता था। लेकिन तलवार सिर्फ कांग हांसू के कंधे में घुसी थी। काल ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ झुककर तलवार को और गहरा बार वेस्ट किया। कांग हांसू के होठों के किनारे से खून टपकने लगा। तू मरेगा, इसका कारण बहुत साधारण है, काल ने फुसफुसाया। तू मुझसे कमजोर है। लेकिन कांग हांसू हारा हुआ नहीं दिखा, बल्कि वो मुस्कुराया। ओह या! उसने नंगे हाथ से उस तलवार को पकड़ लिया जो उसे बार वेस्ट कर रही थी। फिर कांग हांसू ने सिर उठाया, काल मोरेन की आंखों में आंखें डालते हुए। मुझे तुम्हारे वही शब्द लौटाने दो। कांग हांसू बहुत देर से चकमा देने की कोशिश में था। तलवार सीधे उसके दिल में घुसी और उसके मुंह से धीरे धीरे खून बहने लगा। काल मोरेन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए पागलों जैसे ठहाके लगाए। यह है तेरे घमंड की कीमत। लेकिन कांग हांसू ने दर्द के बावजूद मुस्कुराया। तो फिर मैं तुम्हें उसी शब्द के साथ जवाब देता हूं। उसने ऊपर की ओर हाथ उठाया और उस तलवार को पकड़ लिया जो अभी भी उसके सीने में धंसी थी। काल मोरेन की आंखें अविश्वास में फैल गईं। कांग हांसू ने काल मोरेन की तलवार को अभी भी पकड़े हुए अपना सिर झुकाया और बुदबुदाया, नाइट रेलिक्स वाकई में कुछ और हैं जो ड्रैगन कैट्स की स्केल्स को भी भेज सकते हैं। उसने ऊपर देखा, काल मोरेन की आंखों में आंखें डालते हुए। डिलीवरी के लिए थैंक्स। काल मोरेन का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। नहीं, मैंने तेरा दिल भेद दिया, मैंने उसे नष्ट कर दिया। लेकिन तभी उसे एक ठंडक महसूस हुई। उसकी आवाज कांपने लगी। रुको, क्या तूने अपने शरीर में बदलाव किया? कांग हांसू हंसा, पीछे की ओर हाथ बढ़ाते हुए। कांग हांसू ने अपनी तलवार को मयान में डाला। मेरी प्राचीन स्क्रिप्ट मास्टरी अभी केवल 35% है। सावधानी से उसने तलवार को अपनी कमर पर मयान में रखा। अपनी पीठ सीधी करते हुए उसने अपनी आंखें बंद की ताकि शांति हासिल कर सके। मुझे अभी भी इस रूप को लंबे समय तक बनाए रखने का अनुभव नहीं है। उसने अपने ड्रैगन हैंड को कस लिया, ये सुनहरी चमक के साथ झिलमिलाया। उसकी आंखें अब स्थिर और दृढ़ आगे की ओर सिकुड़ गईं। उसने सांस छोड़ी। अब यह सिर्फ समय की बात है। उसकी नज़र डरावनी तीव्रता के साथ तेज हो गई। अगर मैं तुरंत कार्रवाई नहीं करता तो समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। वो तेजी से आगे बढ़ा। जंगसू जमीन पर पड़ा था, उसके मुंह से खून बह रहा था। वो कमजोर था, मुश्किल से जिंदगी की डोर थामे हुए। उसकी माथे की आंख देख रही थी, कांग हांसू की आकृति को देख रही थी जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। अपनी आखिरी सांस के साथ जंगसू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके माथे की आंख झिलमिलाई, फिर ऊपर की ओर तैर गई। कांग हांसू, मैं इस दुश्मनी को याद रखूंगा। इधर कांग हांसू पहाड़ के तल पर खड़ा था, ऊपर की ओर डूमफिश के क्रिस्टलाइज्ड कोर को देखते हुए जो आकाश में चमक रहा था। उसने चुपचाप सोचा, वे अभी तक नहीं पहुंचे, ये मेरा मौका है। वो पहाड़ पर चढ़ने के लिए दौड़ा। सोफिया की वजह से मुझे डूमफिश के कोर के बारे में सब कुछ पता चल गया। वो कोर सुनहरी नसों से युक्त एक ऊंचे, लगभग पहुंच से बाहर के बिंदु पर था। मैं इसे अकेले नहीं पहुंच सकता, लेकिन जल्द ही एक प्लेटफॉर्म बनेगा क्योंकि ये प्रतिक्रिया कर रहा है। डूमफिश का कोर एक शानदार सुनहरी चमक बिखेर रहा था। हालांकि इस प्राणी के पास बाहरी खतरों के खिलाफ कोई रक्षा नहीं थी, लेकिन इसके पास एक असाधारण आंतरिक रक्षा प्रणाली थी जो ठीक ऐसी आपात स्थितियों के लिए बनाई गई थी। जैसे ही कांग हांसू सुनहरे कोर की ओर बढ़ा, मछली की सुनहरी सर्पिलाएं उस पर झपटीं। ये सिर्फ जाल या बाधाएं नहीं थीं, ये एक पूरी तरह कार्यशील रक्षा प्रणाली थीं। कोर तक पहुंचने की हर कोशिश को जबरदस्त शारीरिक बल से रोका जा रहा था। विशाल सुनहरी सर्पिलाएं जमीन पर हिंसक रूप से टकराईं, कांग हांसू को निशाना बनाते हुए जो अपनी तलवार से उनका मुकाबला कर रहा था। उसने हमला करती सर्पिलाओं की ओर देखा और सोचा, ये साधारण है लेकिन इससे ज्यादा प्रभावी कुछ नहीं। अपनी तलवार के शक्तिशाली झटकों से कांग हांसू ने रक्षा प्रणाली को काट डाला। उसकी आंखें तीव्र दृढ़ संकल्प से भरी थीं। मैं इन्हें नीचे गिरा सकता हूं। उसके प्रहारों से सर्पिलाओं पर छेद बन गए थे, लेकिन वे पुनर्जनन शुरू करने लगी थीं। कांग हांसू ने इसे देखा और तुरंत अपनी रणनीति को फिर से सोचा। इस पुनर्जनन दर पर इन्हें सिर्फ हराना काफी नहीं है। वो एक सर्पिला की ओर झपटा जो उस पर हमला करने आ रही थी।
पुनर्जनन को रोकने के लिए कांग हांसू ने अपनी कमर पर बंधे थैले से एक शीशी निकाली। केवल एक ही तरीका है, डूमफिश पर सीधा और निर्णायक प्रहार करना। उसने शीशी को हवा में उछाला, फिर एक तरल गति के साथ उसने तलवार से उसे हवा में ही 2 हिस्सों में काट दिया। उसी पल उसने सुनहरी सर्पिला पर प्रहार किया। कठोर करने वाला घोल चारों ओर फैल गया, जो कुछ भी छूता उसे जमा देता था और एक विस्तृत क्षेत्र में केंद्रित होकर पुनर्जनन प्रक्रिया को पूरी तरह रोक देता था। जिस सर्पिला पर उसने अभी प्रहार किया था वो गहरे काले रंग की हो गई, अब पुनर्जनन करने में असमर्थ। कांग हांसू एक पल के लिए रुका, कटी हुई सर्पिलाओं को देखते हुए जो अब स्थिर थीं। कोई पुनर्जनन नहीं, जैसा कि कीमिया के फॉर्मूले ने भविष्यवाणी की थी। काम कर गया, अब मैंने इसे सत्यापित कर लिया। उसने कठोर करने वाले घोल की एक और शीशी को अपनी तलवार से तोड़ दिया। चिपचिपा अवशेष उसकी तलवार पर चढ़ गया। अब 2 तलवारों के साथ दोहरे हथियारों का उपयोग करते हुए कांग हांसू ने एक व्यापक हमले की मुद्रा अपनाई। बस अब उनकी संख्या कम करनी है। वो हवा में उछला, सर्पिलाओं की ओर काटते हुए जो उसी बल से वापस हमला कर रही थीं। डूमफिश ने एक धरती हिलाने वाली गर्जना की। लहरें विंसक रूप से उछल रही थीं, जबकि ये तट से दूर छटपटा रहा था। एरन पैट और बेक मिशेल समुद्र में फैल रही अराजकता को देख रहे थे। बेक मिशेल ने उससे पूछा, फेरिस ने क्या कहा? एरन पैट ने सपाट तौर में जवाब दिया, सभी निकटस्थ सहायकों को सतर्क रहना होगा और पहरा देना होगा। बेक मिशेल ने भौहें चढ़ाईं, मैंने डूमफिश को कभी इतना उन्मत्त नहीं देखा। ये किसी पागल जानवर की तरह उछल रहा है, अपना मुंह खोल रहा है, जैसे कि अंदर से आग उगलने की कोशिश कर रहा हो। समुद्र इसके चारों ओर पीढ़ा में दहाड़ रहा था। ऊपर तूफानी लहरों के बीच से सोफिया उड़ती हुई आई, पानी की टकराती हुई दीवारों के बीच से रास्ता बनाते हुए। बेक मिशेल के जबड़ा खुला रह गया। उसने चकाचौंध देने वाली रोशनी को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और दूर के आकाश की ओर आंखें सिकोड़ गईं। उसकी आवाज़ कांपती हुई बोली, रुको, कुछ आ रहा है। लेकिन एरन पैट ने मुड़कर नहीं देखा। अब समय नहीं है, हमें अगले जोन की तुरंत टोह करनी होगी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एक जबरदस्त धक्का उसे लगा, जिसने हिंसक रूप से उसे जमीन पर पटक दिया। बेक मिशेल घूमा, उसकी आंखें फैल गईं। एरन! टक्कर के बाद एरन चेहरा नीचे किए जमीन पर पड़ा था, पूरी तरह बेहोश। जिसने उससे टक्कर मारी थी वो और कोई नहीं बल्कि सोफिया थी। उस पर बैठकर वो हाँफते हुए थकान भरे स्वर में बुदबुदाई, बस थोड़ा और मेरा काम तमाम हो जाता। बेक मिशेल हैरान होकर दौड़ा, तू सोफिया वायरस है? तू कहाँ से भी आई? इसी बीच नीचे से एरन ने कमजोर स्वर में कहा। सोफिया ने अपना सिर घुमाकर बेक मिशेल को जवाब दिया, समय नहीं है, हमें अभी चलना होगा। क्या? कहाँ चलना? उसने अविश्वास में पूछा। दोनों खड़े हुए और डूमफिश की ओर मुड़े, जो पहले से कहीं ज्यादा विंसक रूप से छटपटा रहा था। उसकी पीड़ा भरी ऐंठनों ने समुद्र को डरावनी बल के साथ हिलाकर रख दिया था। सोफिया के बगल में खड़ा बेक मिशेल चिल्लाया, उसका ध्यान खींचने की कोशिश करते हुए, लेकिन सोफिया उस उग्र प्राणी पर टकटकी लगाए खोई रही, अपने विचारों में डूबी रही। मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। डूमफिश वाकई में पीड़ा में है। ये दावा किसी और के लिए बेतुका लगता, जैसे कोई मिथ हो, लेकिन वो यहाँ थी, उस पल में जमी हुई, जबकि उसके आसपास की दुनिया कांप रही थी। उसका हाथ मुट्ठी में बंद हो गया, हताशा से कांपते हुए। मुझे गुस्सा है कि मैं वो नहीं हो सकी जिसने ये किया। उसने दोनों हाथों को अपनी छाती पर रखा, आंसुओं के साथ। आखिरकार मैं उस घिनौने अपराध बोझ से मुक्त हो सकती हूँ जो मुझे इतने लंबे समय से सता रहा था। उसके विचार कांग हांसू के हाथ की ओर चमके, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने वाकई अपना वादा पूरा किया। डूमफिश ने पीड़ा में अपना विशाल मुंह खोला, उस तट की ओर जहां वो तीनों खड़े थे। वो धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ने लगा। अचानक एक हाथ ने बेक मिशेल के कॉलर को सामने से पकड़ा, उसे हैरानी में खींच लिया। फिर दूसरा हाथ पीछे से एरन पैट को पकड़ने के लिए बढ़ा। जानवर आगे बढ़ता रहा, हर कदम पत्थरों और मिट्टी को तोड़ रहा था, मलबा हवा में उड़ रहा था। सोफिया ने बेक मिशेल को एरन पैट को पीछे की ओर सुरक्षा की ओर खींचा। फिर डूमफिश ने उल्टी शुरू कर दी। जो कुछ भी उसने खाया था उसे उगलने लगा। ये क्या है? लानत है, सब कुछ जो उसने खाया था उगल रहा है। बेक मिशेल ने सिर घुमाया, अविश्वास में चिल्लाते हुए। क्यों? उसने गुस्से में सोफिया की ओर मुड़कर पूछा। तूने क्या किया? उसने धीरे से जवाब दिया, हमने कर दिखाया। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। उसकी आंखें शुद्ध खुशी से चमक रही थीं। कांग हांसू, उसने कर दिखाया, वो भावनाओं से भरी आवाज में चिल्लाई। दोनों पुरुषों को खींचते हुए सोफिया अचानक तेज हो गई। हमारा समय खत्म हो रहा है, हमें अब जड़ों से दूर भागना होगा, वरना हम बाकी सबके साथ बह जाएंगे। उसके ये कहते ही एरन पैट, जो अभी भी खींचा जा रहा था, चिल्लाया, रुको, मुझे छोड़ दो। नीचे माइकल ने ऊपर की ओर देखा और दृश्य को देखकर हाँफ गया। वो तकनीक, मैं इसे जानता हूं। उसने और ध्यान से देखा, यह महसूस करते हुए कि यह किसकी स्किल हो सकती है। सोफिया,
पीछे से एक चिंतित लड़की दौड़ती हुई आई और बोली, माइकल, अगर डूमफिश का उन्माद और बिगड़ गया तो नुकसान इस क्षेत्र तक फैल जाएगा। माइकल ने अपने जबड़े कस लिए और पूछा, क्या तुमने रिपोर्ट भेज दी? मैंने अभी एक मैसेंजर कबूतर भेजा था जिसमें लिखा था हम डूम्सडे फिश को मॉनिटर कर रहे हैं। उसने तुरंत जवाब दिया। ये काफी नहीं है, उसने गुस्से में कहा। एक और भेजो। अब उसका चेहरा गंभीर हो चुका था। ये शायद बस शुरुआत थी। डूम्सडे फिश की आंखें चमक रही थीं, सुनहरी, जैसे कोई लेजर। उसका पूरा शरीर गहरा गुलाबी लाल हो गया था, जो रेड जोन में अस्थिरता का संकेत था, जो अब तक कंट्रोल में था। अचानक उस जानवर ने एक जोरदार झटका मारा और आसमान बैंगनी हो गया। लहरें किनारे से ककरा रही थीं, जैसे कोई तूफान आ गया हो। जमीन हर दिशा में फटने लगी। एक भूकंप ने विशाल चट्टानों को गिरा दिया। पिघला हुआ लावा भी बाहर निकलने लगा। कांग हांसू ने खुद को संभालने की कोशिश की और आखिरकार खड़ा हो गया। एक राहत की सांस छोड़ी, जैसा उसने पहले से सोचा था। पूरा मंजर एकदम नर्क जैसा लग रहा था। यहां सिर्फ इंसानी ताकत पर भरोसा करना बहुत थकाऊ था। उसका शरीर अपनी सीमा पर था। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन की शारीरिक थकान अब असर दिखाने लगी थी। सब कुछ हर सेकंड और खतरनाक होता जा रहा था। सबसे जरूरी बात, डूम्सडे फिश के टेंटिकल्स पर एक रिकवरी रिड्यूसिंग स्किल का श्राप था। फिर भी कांग हांसू का हौसला नहीं डगमगाया। उसने पूरी ताकत से आगे बढ़ना जारी रखा। डायरेक्ट अटैक ही एकमात्र रास्ता था। उसने रास्ते में आने वाली हर चीज को बेरहमी से काट डाला। वो तब तक काटता रहा जब तक वो चीख नहीं उठा। पानी हर तरफ छलक रहा था। कांग हांसू ने एक ठंडी छोटी सी स्माइल दी। तो तुम्हें भी दर्द महसूस होता है, हाँ? उसकी तलवारें अब उस जीव के अंदर गहरे तक धंसी थीं। उसका सब स्पेस जो उसका पेट था, ढह रहा था। कोर नष्ट हो चुका था। कांग हांसू ने अपनी बची खुची सारी ताकत उस अटैक में डाल दी। वो जानवर धीरे धीरे टूट रहा था। अब अगला स्टेप। वो एक भगवान की तरह आगे बढ़ा, जैसे कोई राक्षस आजाद हो गया हो। डूम्सडे फिश को मारने का सबसे अच्छा तरीका था उसके पेट में मौजूद मैजिक कोर को नष्ट करना। दूसरा ऑप्शन, जो बहुत रिस्की था, वो था उसके खून की नसों के रास्ते कोर तक जाना और उसके दिल पर सीधा वार करना। आखिरकार यही वो तरीका था जो इस तबाही को हमेशा के लिए खत्म करेगा। उसने अपनी गर्दन में लटके पेंडेंट की तरफ देखा, चुपचाप संकल्प लेते हुए, मैं ड्रैगन शुई का इस्तेमाल करके जहर को साफ करूंगा, फिर माइंड फोकस ब्रीदिंग पर भरोसा करके यहां टिकूंगा। ये एक चमत्कारी पल था। सब कुछ आखिरकार उसके लिए एक साथ आ रहा था। कांग हांसू ने यहां तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की थी। उसकी तलवार से निकलने वाली शक्ति ने नीचे की जमीन को चकनाचूर कर दिया। फिर अचानक किसी चीज ने उसे भेद दिया। एक असहनीय दर्द उसके शरीर में दौड़ गया। उसका अंदरूनी हिस्सा तहस नहस हो गया। मेरा दिल, उसने संघर्ष करते हुए कहा, बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हुए। लेकिन ऐसा करने से उसका शरीर और कमजोर हो गया। अनंतकाल जैसे लगने वाले समय के बाद वो आखिरकार आजाद हुआ। उसने खुद से दृढ़ता से कहा, रिकवर करने का टाइम नहीं है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। लेकिन सामने एक घना कांटों का जंगल था। जाल जो उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थे। आखिरकार उसे सुरक्षित रास्ता चुनना पड़ा। मुझे पीछे हटना होगा। लेकिन ये वो चीज थी जो वो कभी नहीं चाहता था। दांत पीसते हुए उसने दर्द और कड़वाहट को सहा। हास्यास्पद, उसने खुद से गुर्राते हुए कहा, अगर मैं एक बार भी पीछे हटा तो मैं कभी रुकूंगा नहीं। कांग हांसू पूरी तरह बदल चुका था। अब एकमात्र रास्ता था सीधे आगे बढ़ना। उसकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा थी। बिजली की चिंगारियां उसके शरीर पर चटक रही थीं, जैसे बस थोड़ा और तेज और वो कर दिखाएगा। वो खुद को बार बार याद दिलाता रहा, फास्टर, मुझे और तेज चलना है, डरते हुए कि टाइम खत्म हो जाएगा। आखिरकार उसने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ डाला। कांग हांसू के चेस में खुशी की लहर दौड़ी। मैंने कर दिखाया। डूम्सडे फिश का लाइफ सोर्स, जो एक डिवाइन स्टोन का टुकड़ा था, जो कभी वर्ल्ड ट्री का आधार था, अब टुकड़ों में बिखरकर उस तबाही के अंदर गहरे तक धंसा हुआ था। अब उसकी पहुंच में था। उसने तिरस्कार से नीचे देखा। तुम इसे जरूरत से ज्यादा मुश्किल बना रहे हो। इसके साथ वो फिर से आगे बढ़ा। वो घिनौना जीव आखिरकार अपने असली रूप में सामने आया। कांग हांसू ने अपनी तलवार को और सख्ती से पकड़ा। तो तुम आखिरी सांस तक लड़ने की प्लानिंग कर रहे हो, हाँ? उसकी आंखें अटल संकल्प से चमक रही थीं। फिर मैं भी आसानी से हार नहीं मानूंगा। अब वो आमने सामने करीब थे। कांग हांसू तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन उसका शरीर पहले से ही अपनी सीमा पर था। उस जीव की पूंछ ने उसकी टांगों को सख्ती से जकड़ लिया। उसने छटपटाया, लेकिन आजाद नहीं हो सका। ये चीज वहां कब पहुंची? सामने अनगिनत कांटे थे और घातक जाल थे। वो एक साथ मिल रहे थे, एक विशाल शक्ति बनकर जो उसे मारना चाहती थी। एक विनाशकारी भंवर सामने मंडरा रहा था। अचानक जमीन हिली और ऊपर से चट्टानें बरसने लगीं। लेकिन कांग हांसू अडिग रहा। ये मुझे रोकने के लिए काफी नहीं है। अपनी दोनों तलवारों को सख्ती से पकड़कर उसने गुर्राया, तुम सब देखो, जब मैं तुम्हें पूरी तरह निचोड़ लूंगा तो तुम कैसे लड़ते हो। उसने अपनी तलवार सीधे उस जानवर में घुसेड़ दी। लेकिन वो खुद भी अब ज्यादा देर टिक नहीं सकता था। ये अब तक की सबसे कठिन चीज थी जिसका उसने सामना किया था। उसे अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी। अगर डायरेक्ट अटैक बहुत मुश्किल था, तो वो डिवाइन स्टोन के टुकड़े को डूम्सडे फिश से जोड़ने वाली ब्लड वेसल्स को काट देगा। उसकी तलवार ने हवा को चीर दिया। कांग हांसू ने अपनी बची खुची सारी ताकत उस वार में डाल दी। वो मांसपेशियों और नसों की परतों के बीच से गुजरा, जब तक कि उसने आखिरकार उसे देख नहीं लिया। वो चमकता हुआ टुकड़ा। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। ये इतना छोटा है जितना मैंने सोचा था।
फिर भी इसमें इतनी पावर है कि ये पूरे जीव को संभाले रखे। आखिरकार ये मेरा था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। बाहर निकलने का रास्ता और खतरनाक होता जा रहा था। अब जबकि वो टुकड़ा हटा लिया गया था, डूम्सडे फिश का अंतरिक्ष संरचना ढह रही थी। इस रफ्तार से वो इसके विनाश में फंस जाएगा। और फिर भी कांग हान सू को अंदाजा नहीं था कि खतरा एक बार फिर करीब आ रहा था। किसी ने उसे टक्कर मारी, उसे गिरा दिया। उसने चमकते हुए टुकड़े को फिर से पाने की कोशिश में हाथ बढ़ाया, लेकिन अब वो होश में नहीं रह सका। उसका शरीर ढह गया, अब सपोर्ट नहीं कर सकता था। इसी दौरान शैडोज में छिपा कोई शख्स एक दुष्ट योजना को अंजाम दे रहा था। एक नया ऑर्डर दिया गया, कांग हान सू को ढूंढो, उस शख्स को जो डूम्सडे फिश को नीचे लाया। सूर्यास्त के समय एक गहरी गुफा के अंदर एक आवाज गूंजी, वहां है। डिप्टी कमांडर लुलू होंग, असॉल्ट यूनिट का डिप्टी कमांडर, वहां पहुंच गया था। वो और उसका अधीनस्थ एक चट्टान में कटी हुई एक विशाल गड्ढे के सामने खड़े थे। तो ये सच है, उनमें से एक ने बुदबुदाया। लू होंग ने अपने हाथ में जो चीज थी उसे देखा। ये काल मुअर और असॉल्ट टीम के कमांडर का था। उसके मुताबिक काल क्वाड्रेटस का इंचार्ज था। लेकिन अब सवाल था, उसके साथ आखिर हुआ क्या? अधीनस्थ ने अपनी रिपोर्ट जारी रखी। हमें क्वाड्रेटस टीम के बाकी मेंबर्स की लाशें भी पास में मिली। वो सब कार्ल मिन की यूनिट से कंफर्म हो चुके हैं। लू होंग को खास दिलचस्पी नहीं लग रही थी, जैसा मैंने सोचा था, उसने ठंडेपन से कहा। सबूत साफ दिखाते हैं कि वो सब उस शख्स का शिकार बने। डिप्टी कमांडर, फिर हमें क्या करना चाहिए? लू होंग ने बेपरवाही से अपने हाथ से वो चीज गिरा दी। नहीं, जैसा तुम देख सकते हो, कमांडर अब यहां नहीं है। अब से सही टाइटल यूज करो। सिपाही रुका, फिर अनमने ढंग से खुद को सुधारते हुए बोला, हाँ कमांडर लू। लू होंग ने संतुष्टि से मुस्कुराया। यह सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। मैं कार्ल मिन जैसा नहीं हूं। वो सिर्फ इसलिए कमांडर बना क्योंकि वो यहां कुछ साल ज्यादा रहा था। उन्होंने सीन की जांच जारी रखी। बाकी चीजें जो तुम्हें मिली उनका क्या? कोई सर्वाइवर? हम अभी भी जांच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह यह जगह तबाह हुई है उससे चांसेस कम हैं। सिपाही ने आगे कहा, हमें कोई रून्स नहीं मिले, लेकिन डूम्सडे फिश के अंदर से कुछ आर्टिफैक्ट जरूर मिले। लू यू होंग ने एक टूटी हुई तलवार अपने हाथ में ली। इतना विशाल जीव मर गया और कोई रून्स नहीं छोड़ा। कौन जानता है कि कितनी सही चीजें अभी भी वहां दबी हैं। उसने तलवार को बिना सोचे फेंक दिया। सबसे जरूरी बात, हमें नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन उसका कोई निशान ढूंढो। कांग हान सू। लू होंग के दिमाग में एक काला ख्याल उभरा। मुझे क्वाड्रेटस में रखे गए स्काई आई को चेक करना होगा। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। ये क्या है? उन्होंने मलबे में दबी कुछ चीजें देखी। ये वो जगह थी जहां डूम्सडे फिश का दिल कहीं था। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ नजर आई। जीव का कुछ हिस्सा सड़ रहा था। यहां क्या हुआ? लू होंग सोच में डूबा रहा। क्या कांग हान सू वाकई इतना ताकतवर था? उसका ख्याल पूरा होने से पहले ही किसी ने चिल्लाया, डिप्टी कमांडर। गुस्से में वो मुड़ा। कमांडर लू, क्या है? मीको हांफते हुए दौड़कर आया। एक एडवेंचरर्स का बहुत बड़ा ग्रुप इधर आ रहा है। लू होंग का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। इस जगह को सीक्रेट रखना था। तुम लोग कर क्या रहे थे? सिक्योरिटी और टाइट क्यों नहीं थी? मीको ने अपनी आवाज धीमी की। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, हम सबको रोक नहीं सके। कमांडर, अब क्या करें? भीड़ पहले से ही उस जगह के पास जमा हो चुकी थी। लू होंग ने आह भरी। ठीक है, शायद वो सिर्फ डूम्सडे फिश की लाश देखने आए हैं। जब तक वो ज्यादा करीब नहीं आते, उन्हें देखने दो। कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। भीड़ आपस में बुदबुदा रही थी। सच में वो विशाल राक्षस मर गया? यहां क्या हुआ? क्या किसी ने इसे सचमुच मार दिया? भीड़ में सांग जिन था। उसने आसपास वालों से फुसफुसाते हुए कहा, सुना है डूम्सडे फिश के अंदर ढेर सारे रेयर आर्टिफैक्ट्स हैं। माहौल में तनाव बढ़ने लगा। तुम बस ये सब अपने लिए लेना चाहते हो, है ना? यही बात है। उन्होंने तुरंत फिर पूछा, कौन से आर्टिफैक्ट्स? यहां हंटिंग पहले से ही इतनी मुश्किल थी और रून्स भी नहीं है, लेकिन अगर मुझे एक आर्टिफैक्ट मिल जाए तो भीड़ बेकाबू होने लगी। किसका इंतजार कर रहे हो? चलो आर्टिफैक्ट्स लेने चलते हैं। सब आगे बढ़ने लगे। हाँ, हमारे पास संख्या है। लू होंग का चेहरा लाल हो गया। उस शख्स के सम्मान में मैंने तुम लोगों को रहने दिया, लेकिन अब निकल जाओ। ये जोन कुन के कंट्रोल में है। तुम सब खड़े क्या हो? इन्हें हैंडल करो। हाँ कमांडर। एक सिग्नल आई ने पूरा सीन कैप्चर कर लिया। वो उड़कर अपनी मालकिन सोफिया की तरफ चली गई। उसने देले फ्लोटिंग डिवाइस को धीरे से